कही अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोकटेल सीरीज में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ नागालैंड और सुनाने जा रही हूँ नागा लोक कथा उपहार। आज की कहानी में देखना यह है कि किस प्रकार से एक नन्हा सा बच्चा जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और जिंदगी जीने की चाह जिसकी खत्म हो गई थी, ऐसा उसके साथ में क्या होता है कि एक बार फिर से उसमें जिंदगी जीने की चाह उठ जाती है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं नागालैंड और सुनते हैं नागा लोक कथा उपहार। जिलियांग गांव में एक लड़का रहता था। बचपन में ही उस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो अपने चाचा के पास रहता था। परिश्रमी और अच्छे स्वभाव के कारण वो चाचा का बहुत ही लाडला भी था और इसके कारण जो उसकी चचेरी बहन थी यानी उसकी जो चाचा की बेटी थी, वो उससे मन ही मन बहुत ईर्ष्या भी करती थी। हुआ यूं कि धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जब उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तब उसने अपने संपन्न दोस्तों से इसके बारे में बात की। तो उन लोगों ने अनाज और अन्य साधन देकर उस परिवार की मदद की। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उन संपन्न मित्रों का जो कर्ज था वो इस परिवार पर बढ़ने लगा। इस परिस्थिति के कारण ये जो बच्चा था ये बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन इसने अपनी इस परिस्थिति के बारे में अपने चाचा से बात की। तो चाचा जी ने अपनी अस्वस्थता को घर की आर्थिक स्थिति बुरी होने का कारण समझा। तो इस बच्चे ने चाचा जी का प्यार से हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि चाचा जी, मैंने अपने माता पिता को तो नहीं देखा, मैंने तो बचपन से आप ही को अपना पिता माना है और जब परिवार पर कोई कष्ट आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी तो घर के हर सदस्य की होती है। तो आप मुझे कोई उपाय बताइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस परिवार को इस आर्थिक स्थिति से बाहर निकाल सकूं। चाचा जी ने जब उस बच्चे की बात सुनी तो वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा कि अगर किसी तरह से हम ज्वार की खेती कर सकें तो एक ही बार में कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा हम चुका सकते हैं। बच्चे को चाचा जी की बात समझ में आई और उसने अपने संपन्न दोस्तों से बात की। उसने पहले उनसे उपाय पूछे और फिर ज्वार की खेती करने में वो पूरी तरह से जुट गया। उस दिन से वो ज्वार की खेती में जुट गया। ठंड, धूप, आंधी, पानी, उस बच्चे को किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं थी, उसको किसी चीज का होश नहीं था। उसके मन में कोई एक इच्छा थी, तो सिर्फ ये कि ज्वार की जो फसल है जब वो बनकर तैयार हो तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। पलक झपकते कब एक वर्ष बीत गया, उसको एहसास उसका उस दिन हुआ जब ज्वार की जो फसल है वो लहलहाने लगी। जिस तरफ भी दृष्टि डालो, जिस तरफ भी देखो, तो बस सुनहरी फसल ही नजर आ रही थी। उसके जो चाचा थे वो भी उस बच्चे के परिश्रम को लोगों के सामने कहते गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। और इधर उसकी जो चचेरी बहन थी वो उससे और ज्यादा ईर्ष्या करने लगी थी। लेकिन ये भी कहते हैं कि जब फसल बनकर तैयार हो जाती है तो उसको ज्यादा दिनों तक खेतों में नहीं रखना चाहिए। आंधी पानी से ही नहीं बल्कि जंगली जानवर भी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस बच्चे ने सोचा कि इतनी सारी फसल को गोदामों तक ले जाना उसके लिए अकेले के बस की बात नहीं है। तो उसने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने उसे यह कहकर टाल दिया कि अभी उनकी खुद की फसल तैयार है काटने के लिए और वो बाद में देखेंगे।
जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो अपनी चचेरी बहन के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। जो चचेरी बहन थी वो तो पहले से ही उससे चिढ़ी बैठी थी, तो जैसे ही उसने मदद मांगी तो उसने कहा कि जब तुम सारी मदद अपने संपन्न दोस्तों से ही लेते हो तो अब मेरे पास क्या करने आए हो? जाओ, जाकर उन्हीं से मदद मांग लो। इस बच्चे ने अपनी चचेरी बहन को कोई जवाब नहीं दिया और जी अच्छा करके वहां से चला आया। कहते हैं ना कि जैसे आपका खुद का स्वभाव होता है और आपका खुद का व्यवहार होता है, आप दूसरे को भी उसी के अनुसार ही आंकते हैं। तो यही कुछ इसकी चचेरी बहन के साथ हुआ। लेकिन इधर इस बालक ने अपनी जब चचेरी बहन की बात सुनी तो उसे लगा कि वो बात तो ठीक कह रही है। अगर हम दोनों भाई बहन मिलकर भी इस फसल को काटेंगे तो इसे काटने में हमें पूरा 1 महीना यानी 30 दिन लग सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपने 4-5 दोस्तों की मदद लेता हूं तो ये काम हम बहुत आसानी से 10 दिनों में ही कर सकते हैं। बस यही सोचकर वो अपने दोस्तों के पास उनको लाने के लिए निकल पड़ा। गांव वापस पहुंचने में उस बालक को 3 से 4 दिन लगे। वो बेहद खुश था क्योंकि उसके न सिर्फ मित्र बल्कि उनके साथ में उनके कुशल कार्यकर्ता भी उसके साथ आए थे। वो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब पूरा कार्य करने में उसे सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। वो इतना खुश था कि उनको सबको लेकर वो सीधे खेतों की ओर दौड़ता चला गया। लेकिन जैसे ही वो खेतों की ओर पहुंचा वो दहाड़े मार के रो पड़ा और जमीन पर गिर गया, क्योंकि सामने लहलाते हुए खेतों की बालियां नहीं थीं, बल्कि राख का ढेर था। जैसे ही उसके रोने की आवाज उसके दोस्तों ने सुनी, वो दौड़ते हुए उसके पास आए और सभी उस नजारे को देखकर स्तब्ध से रह गए। उसकी जो पूरी फसल थी वो जलकर राख हो चुकी थी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत सहारा दिया और उसे पेड़ के नीचे लाकर बिठाया। उसके रोने की आवाज सुनकर वहां पे गांव के कई सारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो आसपास के खेतों में काम कर रहे थे, वो भी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, तुम रोना बंद करो, जो होना था वो हो चुका है। न जाने ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन अब तुम्हें हौसला रखना होगा और ईश्वर की मर्जी के आगे और प्रकृति के आगे तो कभी कोई कुछ भी नहीं कर पाया है। अब तुम ही हो जिसे न सिर्फ तुम्हें बल्कि अपने परिवार के बाकी लोगों को सहारा देना है। और वो बालक स्तब्ध सा उन जली हुई बालियों को देखता रह गया। उसके मित्रों ने उसे बहुत सहानुभूति दी और उससे कहा कि प्राकृतिक शक्तियों के आगे हम सब बेबस हैं। ऐसे में हौसले रखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तभी उनके बीच में गांव का एक नवयुवक बोल पड़ा कि प्राकृतिक शक्तियों के आगे हम जितने बेबस हैं, उतने ही ज्यादा हम दुष्ट स्वभाव के लोगों के सामने भी हैं। दुष्ट स्वभाव के लोग? क्या कहना चाहते हो तुम? और तब उस गांव के नवयुवक ने बताया कि जो फसल में आग लगी है वो किसी प्राकृतिक विपदा के कारण नहीं है, बल्कि खुद उसकी चचेरी बहन ने ही लगाई है। वो उससे इतना ज्यादा ईर्ष्या करने लगी थी कि उससे उसकी ये सफलता देखी नहीं जा रही थी और उसके पिता द्वारा किए जा रहे दिन रात उसकी प्रशंसा उसको रास नहीं आ रही थी। वो बालक उस नवयुवक की बात सुनकर स्तब्ध सा रह गया। उसकी विचार शक्ति ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया।
एक रात घोर अंधेरे में वो सबको सोता छोड़ घर से निकल पड़ा। ना तो उसे किसी सुख दुख का, न थकान, न भूख प्यास किसी का भी एहसास नहीं था। वो बस चलता ही जा रहा था और चलते चलते वो कब नागालैंड की एक ऊंची पहाड़ी जाफू को पार कर अपने गांव से बहुत दूर निकल गया, उसको पता ही नहीं चला। कहानी के इस भाग से शुरू होता है इस बालक की जिंदगी का दूसरा पड़ाव। जाफू पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक गांव है केगवेमा। वहां दो मित्र रहते थे, पफुका और सीखा। पफुका के दो पुत्र और एक पुत्री थे और सीखा के कोई संतान नहीं थी। वे दोनों ही मित्र एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे और उनके सुख दुख में साथ निभाते थे। पफुका और सीखा लकड़ी काटने का काम करते थे। एक दिन वो लकड़ी काटते काटते जंगल में अंदर की ओर चले गए। अभी वो लकड़ी काट ही रहे थे, तब तक अचानक से उनके कानों में एक बहुत ही मधुर लेकिन दुख भरा गीत सुनाई दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने कार में जुट गए। लेकिन उनकी जो लकड़ी काटने की ठक ठक की आवाज थी, उसी के साथ ही साथ वो जो गीत था वो भी चलता रहा। तो उन दोनों ने विचार किया और अपना जो लकड़ी काटने का काम है उसे बीच में छोड़कर उस आवाज की खोज में निकल पड़े। लेकिन वो जितना अंदर जाते रहे, उनको कहीं पे भी वो आवाज दोबारा से सुनाई नहीं दी। काफी अंधेरा हो चुका था और दिन भी ढल चुका था, इसलिए दोनों ने अपना कार्य वहीं पर ही बंद किया और घर वापस आ गए। उस दिन से पफुका और सीखा दोनों ही उसी जंगल में उसी जगह पर लकड़ी काटने जाने लगे। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब तक वो लकड़ी काटने का कार्य करते रहते, तब तक उन्हें वो गीत सुनाई देता रहता। जैसे ही वो लकड़ी काटना बंद करते थे, वैसे ही वो जो मधुर सा गीत था वो भी वातावरण में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता था। ऐसा करते करते 4 से 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इतना मधुर गीत कौन गा रहा है वो अभी तक पता नहीं चल पाया था। एक दिन दोनों मित्रों ने ये फैसला किया कि एक मित्र लकड़ी काटने का जो कार्य है वो प्रारंभ रखेगा, मतलब वो जारी रखेगा, और दूसरा मित्र उस आवाज की खोज में निकलेगा। और उन्होंने वैसा ही किया। एक मित्र लकड़ी काटता रहा और दूसरा मित्र उस आवाज की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें आखिरकार वो पेड़ मिला जहां पर कि एक बहुत ही प्यारा सा बालक पेड़ पर बैठा हुआ आंखें बंद करके मधुर सा गीत गुनगुना रहा था। उन्होंने उससे कहा, बेटा तुम बहुत ही सुंदर और मधुर गाते हो, नीचे आ जाओ। ये वही परिश्रमी बालक था जो कि जिलियाओं गांव से भाग करके यहां आया था। वो जो बालक था वो चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा और सर झुका के सीखा के सामने खड़ा हो गया। सीखा ने उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत थी, इतना प्यारापन था कि सीखा उसका हाथ पकड़ के उसे पफुका के पास ले आए। पफुका ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, तुम किसके बेटे हो। लेकिन जिन सवालों के जवाब उसके पास खुद नहीं थे, तो वो बच्चा आखिर क्या जवाब देता। उसकी हालत देखकर पफुका और सीखा दोनों ने यह तय किया कि वो उससे आगे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। पूरे रास्ते वो पेड़ पौधे फलों इन सब की बातें करते रहे। सीखा कि क्योंकि कोई संतान नहीं थी, तो उसने मन ही मन ये विचार कर लिया था कि ये बच्चा
जिसको भी अपना पिता कहेगा ये उसी की संतान कहलाएगा। किकवेमा गांव में जब वो लोग गांव के नजदीक पहुंचने लगे तो उस बालक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पफुका को पिताजी कह के आवाज दी और उनका हाथ पकड़ के पफुका के घर चले गए। जब वो पफुका के घर पहुंचा तो उसने पफुका के तीनों बच्चों से, उसकी पत्नी से, सबसे वो मिला और सबने उसका बहुत स्वागत किया। लेकिन वो उसके बाद ही फिर से एक बार शांत हो गया। समय बीतता चला गया और धीरे धीरे वो घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा, लेकिन वो मन में जो भी कुछ होता था वो मन में ही रखता था और वो चुपचाप वैसे ही रहता था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आखिर हम कैसे बुलवाएं, हम ऐसा क्या करें कि ये और बच्चों की तरह ही चहकने लगे। और सीखा ने अगर इस बच्चे की मधुर आवाज जंगल में नहीं सुनी होती तो शायद वो इसे गूंगा ही समझते, लेकिन वो जानते थे कि ये बोल सकता है। घर की जो स्त्रियां थीं, खासकर जो पफुका की बेटी थी, उसकी तरफ इस बालक का जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, वो भय मिश्रित था। वो उससे प्यार भी करता था और उससे डरता भी था। इसे पफुका को इतना तो अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ इसके साथ में ऐसा जरूर घटा है जिसका जो असर है वो इसके कोमल मन पर पड़ा है और जिसे शायद ठीक होने में और जिसे दूर होने में बहुत वक्त लगेगा। पफुका और सीखा जब सारे बच्चों के लिए खिलौने लाते, उनके लिए नए नए कपड़े लाते तो इसके लिए भी लेके आते। लेकिन जब भी बाकी बच्चे कोई भी इसका कोई खिलौना छीन लेता था तो वो उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं करता था, ना रोता था, ना किसी से शिकायत करता था। इन सब चीजों को देखकर जो पफुका की बेटी थी वो इसका बहुत ध्यान रखती थी और अपने दोनों भाइयों को इसके लिए डांटती भी रहती थी। घर के सभी लोग इसकी प्यारी सी, इसकी मधुर सी आवाज सुनने के लिए बेचैन थे। लेकिन न जाने वो क्या बात थी कि इस बच्चे की आवाज बाहर ही नहीं निकलती थी और वो चुपचाप सबके साथ में घुल मिल तो गया था, लेकिन फिर भी पफुका को ऐसा लगता था कि ये मन में ना जाने कौन से विचार रखे, मन में ना जाने क्या रखे, चुप रहता है। पफुका जब अब की बार हाट से वापस आए तो वो चारों बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आए। लेकिन हर बार की तरह अब की बार पफुका चहकता हुआ घर में नहीं आया और पफुका चुपचाप जाके घर के आंगन में बैठ गया। उसने कहा कि मैं हर बार हाट से चुन चुन कर अपने चारों बच्चों के लिए कुछ चीजें लेके आता हूं, पर इन बदमाशों को तो देखो, ये ना तो मुझे ये बताते हैं कि इन्हें वो चीज कैसी लगी और ना ही आके मेरे गले लगते हैं। और इसलिए मैंने अब की बार ये फैसला किया है कि मैं उसी बच्चे को उसकी मनपसंद चीज दूंगा जो सबसे पहले आकर मेरे गले लगेगा और मुझसे कहेगा कि पिताजी आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं, और पिताजी आपका जो उपहार है वो दुनिया का सबसे अच्छा उपहार है। पफुका की जो पत्नी थी उसने भी पफुका की हाँ में हाँ मिला दी। तो उसने कहा, आ जाओ बच्चों, अब तो भाई तुम लोगों को पिताजी को खुश करना है। हर बार देखो पिताजी तुम्हें खुश करते हैं, लेकिन अब की बार बारी तुम्हारी है। इससे पहले कि पफुका की पत्नी की बात खत्म होती, जो पफुका की बेटी है वो दौड़ती हुई आई और उसने पफुका के गले लगकर उनसे पूछा कि पिताजी आप मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं, और आपका जो दिया हुआ उपहार है वो दुनिया का सबसे ही खूबसूरत उपहार है। पफुका ने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमा और उससे बोले कि ये लो तुम्हारे खिलौने, और तुम भी दुनिया की सबसे ही प्यारी बेटी हो। इससे पहले कि पफुका के दोनों बेटे सामने आते, ये जो बालक था
ये दौड़ कर आगे आया और पफुका के गले लग गया और धीरे से पफुका से बोला, पिताजी आप मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? घर के सभी लोग इसकी आवाज सुनकर आनंद से भर उठे। पूरे 10 महीने के बाद इस बालक की आवाज सुनाई दी थी। इस नन्हे से बच्चे ने पफुका और उसकी पत्नी को, अपने माता पिता और पफुका के बच्चों को अपना भाई बहन स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद ये पफुका और उसकी पत्नी से कहता है कि आप लोग तो मुझे सदा ही उपहार देते रहते हैं, आज मैं भी आपको एक उपहार देना चाहता हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? और घर के सभी लोग एक स्वर में बोल पड़े, जरूर स्वीकार करेंगे, और तुम्हारा जो दिया हुआ उपहार है वो तो दुनिया का सबसे ही खूबसूरत उपहार होगा। इस बच्चे के जो गीत था उसमें इतनी मधुरता थी कि जिसमें ना कोई दर्द था, सिर्फ थी तो आशा और विश्वास, अपनों से मिलने का आनंद और उल्लास। उसके गीतों के जो ध्वनि थी, उसकी जो आवाज थी, वो सीखा और उसकी पत्नी के कानों तक पहुंची और वो दोनों लगभग दौड़ते हुए पफुका के घर तक आ गए। और वहां पर आके उन्होंने जो दृश्य देखा तो उन दोनों के आंखों से आंसू छलक उठे। जिलियांग गांव का एक ये नन्हा सा बच्चा, जिसकी कुछ समय पहले तक कोई पहचान नहीं थी, कोई उसे जानता नहीं था, वो आज पफुका का बेटा था। और सीखा चाचा, उन्होंने जो उसको डलियां और टोकरियां बनाने की जो कुशलता दी थी और उसने जो उसमें अपने कल्पनाओं के रंग भरे थे, उसने उसे अद्वितीय बना दिया था और जिसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी और उसकी टोकरियां पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। पफुका और सीखा ने जो उसे प्यार का उपहार दिया था वो शायद दुनिया के हर कीमती उपहार से अनमोल था, अद्वितीय था, जिसने कि उस नन्हे से बच्चे को अपनी सारी पुरानी यादों को भुला देने का, उसमें एक जो हौसला दिया था, एक जो विश्वास दिया था, और शायद इसी वजह से वो एक नई जिंदगी शुरू कर सका। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि किसी को अपनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमारा उससे खून का रिश्ता हो। हम अपने प्यार से, दुलार से, व्यवहार से किसी को भी अपना सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। जैसा कि पफुका और सीखा ने किया कि उस नन्हे से बालक को इतना प्यार और दुलार दिया कि वो अपनी सारी पुरानी यादों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सका। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए जरूरत होती है तो सिर्फ एक सही मार्गदर्शन की और थोड़े से सहारे की। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है और सिर्फ एक अच्छे माहौल से और सिर्फ एक थोड़ी सी पहल से हम उस खूबी को उभार सकते हैं, उसे तराश सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और इसमें जो निहित संदेश है वो कहीं ना कहीं आपको भाया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स वो तो जरूर मुझे देते रहिएगा। अगले एपिसोड में एक अगले प्रांत लेकर चलूंगी, वहां की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।